नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूँ रूपेश पाटीदार और आज अपन पढ़ेंगे हिंदी में अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं, वर्ण पढ़ लिए थे। वर्ण में स्वर और व्यंजन अपन पढ़ चुके थे। अपन आज अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर के बारे में पढ़ेंगे। अब जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं वह देख लें, ताकि वर्ण और पंचमाक्षर के पश्चात संधि का वीडियो बनेगा तो वह उसके लिए महत्वपूर्ण है। आइए अपन पढ़ते हैं आज अनुस्वार, चंद्रबिंदु और पंचमाक्षर। अनुस्वार, सबसे पहले अनुस्वार का सामान्य परिचय आपको दे देता हूँ। यह जो है अहम, यह होता है अनुस्वार। इसकी जो ये मात्रा होती है उसको अनुस्वार बोला जाता है। और अनुस्वार का प्रयोग कैसे, किस स्थान पर और कहाँ किया जाता है, यह आज अपन पढ़ेंगे। तो अनुस्वार हो गया, मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे, उसमें बताया था कि अहम अनुस्वार हैं और नासिक के यानी अनुनासिका से इसका उच्चारण स्थान है, और अह जो है विसर्ग है और कंठ से इसका उच्चारण स्थान है। मैंने स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान और उनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी दे दी है। अब आज अनुस्वार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुस्वार यानी अहम जो है यह अनुस्वार है और इसका कैसे प्रयोग होता है, तो इसकी जो मात्रा होती है वह यह होती है। हिंदी और संस्कृत में जो अनुस्वार की मात्रा होती है दो प्रकार से प्रयोग की जाती है। इस मात्रा का जो प्रयोग करते हैं वह अपन संस्कृत में करते हैं। काय में किया जाता है इसका प्रयोग? संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। और इस मात्रा को एक प्रकार और से प्रयोग करते हैं चंद्रबिंदु के रूप में। चंद्रबिंदु के रूप में अपन प्रयोग करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे बिंदु के रूप में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में और चंद्रबिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है हिंदी में। तो यह मैंने आपको सामान्य जानकारी दे दी है। अब अपन इसकी परिभाषा के ऊपर चलते हैं कि इसकी परिभाषा क्या कहती है। अनुस्वार, अनुस्वार की जो परिभाषा है, अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अहम की मात्रा के लिए और पंचमाक्षर के लिए तथा हिंदी भाषा में शिरोरेखा से जो ऊपर वाली मात्रा है उनके साथ जो अहम की मात्रा होती है उसके लिए अनुस्वार का प्रयोग इस रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मैंने अभी यहाँ पे बता दिया था कि जो ऊपर किया जाता है किस प्रकार से और अहम की मात्रा ये होती है। परंतु यहाँ पर इस परिभाषा में एक पंचमाक्षर का उल्लेख हुआ है और एक शिरोरेखा का उल्लेख हुआ है। अब शिरोरेखा किसे कहते हैं तो अपन देख लेते हैं। शिरोरेखा के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि जो शब्द लिखे जाते हैं उनके ऊपर यानी शीर्ष पर जो एक लाइन खींची जाती है उसको शिरोरेखा कहते हैं। तो अपन स्वर पढ़ चुके हैं, उनके मात्रा के बारे में जानकारी ले लिए। फिर भी अपन यहाँ पर शिरोरेखा को समझने के लिए किस प्रकार से शिरोरेखा के ऊपर की मात्राओं के साथ इसका प्रयोग होता है तो अपन एक बार वो यहाँ पे देख लेते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अहम और अह। अब ये तो हो गए स्वर जो लेखन में 13 बताए थे मैंने, और मुख्य जो स्वर होते हैं ये यहीं तक होते हैं यानी 11 होते हैं। ठीक है, तो अब लेखन में तो सभी आते हो, सभी की मात्रा होती है। ये दोनों अयोगवाह होते हैं, तो इनका प्रयोग किस प्रकार से होता है तो यानी अपन अनुस्वार में देख रहे हैं। ठीक है, तो शिरोरेखा यानी एक जो ये शीर्ष रेखा होती है, शिरोरेखा जो ऊपर खींची रहती है, इसके ऊपर जो लिखते हैं, जो मात्रा लगाते हैं उसके बारे में बताएं। अ की मात्रा वैसे नहीं होती, अ सभी के साथ जुड़ा रहता है, सम्मिलित रहता है। अदृश्य मात्रा होती है, अदृश्य रूप से होता है। मैंने व्यंजन में भी बताया था कि जैसे क में अ सम्मिलित है, क से ज्ञ तक के जितने भी
व्यंजन है उनमें जो भी वर्ण है सभी स्वर की सहायता से ध्वनित और उच्चारित होते हैं। तो आ से बात करेंगे तो इसकी मात्रा होती है ऐसे, और इसकी मात्रा होती है ऐसे, इसकी इस प्रकार से, इसकी ऐसे होती है, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे होती है। यह ए, ये बड़ा ए की मात्रा है, यह ओ की है, ओ यानी बड़ा ओ की मात्रा है, यह अहम की मात्रा है और यह अह की मात्रा है। कहने का मतलब है कि जो ये रेखा है, जो शिरो रेखा है, इसके ऊपर की जो भी मात्राएं हैं वह उनके साथ जो प्रयुक्त होता है वह अनुस्वार ये बिंदु के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी बिंदु के रूप में यहाँ पे प्रयोग इसका किया जाता है। जैसे ये वाली हो गई, ये वाली मात्रा हो गई, ये वाली मात्रा हो गई, इनके तो ये इसका तो अपन प्रयोग कर ही रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तो इनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। पंचमाक्षर के साथ भी किया जाता है। तो पंचमाक्षर कौन से होते हैं? मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, व्यंजन में आपको बताए थे कि जो वर्ग बताए थे कि क वर्ग, च वर्ग, ट, त और प वर्ग, ये सभी वर्ग बताते हैं। इनके जो अंतिम के जो वर्ण हैं वह सभी पंचमाक्षर होते हैं, जैसे क, ख, ग, ग और अंग। इस प्रकार से जो ये होते हैं सभी क्या होते हैं? पंचमाक्षर होते हैं। तो इनके साथ जो प्रयुक्त होते हैं वो अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। पंचमाक्षर का नीचे उल्लेख है, तो इसकी जो विस्तृत जानकारी अपन यहाँ पर लेंगे। अभी बात हो रही है अपने अनुस्वार की, यानी अपन हिंदी में जो प्रयोग होता है संस्कृत में कौन सा प्रयोग होता है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो इसको पहले समझ लेते हैं। तो यह हो गया शीर्ष रेखा से ऊपर वाली मात्राओं के साथ। तो यहाँ पे जिसे करके मैंने उदाहरण लिखे हैं, संयम, संस्कार, में, क्यों आदि। अब संयम यानी इस अहम को यानी इस अनुस्वार को प्रयोग करने के लिए जैसे लिखा है संयम, तो यह एक संस्कृत का वर्ड है, इसलिए यहाँ पर संयम जैसे यह अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया था अ की कोई मात्रा नहीं होती है, पाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। पाई भी बोला जाता है, जिसमें पाई होती है वह सभी ये पाई वाले ही होते हैं जिनके साथ इनका प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर ये अनुस्वार इस रूप में लिखा जाता है। तो संयम हो गया, संस्कार हो गया। अब बात आती है कि मैं और क्यों की। अब मैं और क्यों में पीछे क्यों लगता है ये अनुस्वार? तो मैं यानी स्वयं के लिए जो प्रयुक्त होता है, मैं यानी स्वयं के लिए जो बोलते हैं वर्ड को तो मैं बोला जाता है। और अपन यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये जो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं अपन, ये क्यों करते हैं? क्योंकि यह शीर्ष रेखा से ऊपर वाली मात्रा है। देखेंगे यह यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर अपन अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। मैं, क्यों, और भी ऐसे वर्ड होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तो उनमें यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो है अपना टॉपिक वह चंद्र बिंदु है। तो चंद्र बिंदु को पढ़ेंगे अपन। चंद्र बिंदु की परिभाषा है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग हिंदी शब्दों पे वह जो होता था कहीं में संस्कृत में होता था और पंचमाक्षर के लिए होता था और शिरो रेखा से ऊपर वाली मात्राओं के लिए होता था। अब ये जो है चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हिंदी के शब्दों में अहम की मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और शिरो रेखा से नीचे वाले अनुस्वार का था, ऊपर जो इस प्रकार की जो मात्रा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और चंद्र बिंदु का यानी चंद्र बिंदु इस प्रकार से लगाया जाता है, आपको मैंने अभी बताया। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होता है? शिरो रेखा से नीचे वाली जो मात्राएं होती है ना उनके साथ इसका चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो प्रयोग होता है वह हिंदी भाषा के शब्दों के लिए होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर शीर्ष रेखा से ऊपर वाली अगर मात्रा समझ में आ गई, अब तो नीचे वाली समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे एक यह है, 1 2 3 और ये 4, तो इनके लिए काय का प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए लेंगे अपन मुंह। मुंह। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे चंद्र बिंदु वाले जो वर्ड होते हैं वह काय के होते हैं? हिंदी के होते हैं। और
जो अनुस्वार वाले होते हैं, जो बिंदु के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो संस्कृत में होते हैं। आपको तत्सम और तद्भव शब्द निकालने में भी यहाँ पे यह ट्रिक आपको कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जैसे तत्सम के शब्द होते हैं, तत्सम यानी संस्कृत के शब्द होते हैं, एज इट इज़ लिए जाते हैं, संस्कृत से ही लिए जाते हैं, है ना। उनमें आधे वर्ड होते हैं और 99% यह सत्य सिद्ध होती है। जो मेरे हिसाब से जो ट्रिक है वह कि संस्कृत के वर्ड में आधे वर्ड रहते हैं और इसमें जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। इस बिंदु का, चंद्र बिंदु का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसे हिंदी का शब्द लिया मुंह, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया है, तो इसका संस्कृत में अगर देखेंगे तो मुख हो जाएगा, ठीक है ना। अगर जैसे अपन संस्कृत इधर की बात करते हैं, हिंदी का शब्द है चांद और संस्कृत की बात करेंगे तो उसमें हो जाएगा चंद्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह आप ध्यान रखिए, हिंदी में चंद्र बिंदु का प्रयोग इसमें किया जाता है और साथ ही शिरोरेखा से नीचे वाली जो भी मात्राएं होती हैं उनके साथ होता है। जैसे अभी मैंने लिखा था मुख, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे मुंह ऊ की मात्रा के साथ इसका प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं पंचमाक्षर की। पंचमाक्षर अब कौन कौन से होते हैं, मैंने अभी आपको इससे पहले बता दिया है। पंचमाक्षर कौन से होते हैं? क ख ग ग अंग च छ च ज न्य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ और म। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है। मैंने आपको उस दिन इससे पहले वाले वीडियो में जो व्यंजन पढ़ाए थे उसमें बता दिया था स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन यानी क से लगाकर प वर्ग के जो अंतिम हैं, जो यानी 25 वर्ण जो होते हैं, यह सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो इसमें जो ये दे रखे हैं यह सब पंचमा, सभी कौन से अक्षर है? तो पंचमा अक्षर यानी पांचवे। गिन के देख सकते हो 1 2 3 4 और 5, यानी अंतिम का जो पांचवा अक्षर है वह पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। परंतु इसका प्रयोग अब सर यहाँ पे अंग, ण्य, ण और न और म लिखा है, इनका प्रयोग कैसे करेंगे? हाँ, न का तो समझ में आता है कि सर कहीं पे अपन नाम लिखते हैं वहाँ पर अपन जैसे इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप अभी मैंने आपके सामने लिखा पंचमा अक्षर, तो पंचमा अक्षर में जैसे यह इसमें जैसे यह अगर इसको लिखेंगे पंचमा अक्षर, तो क्या यह सही है? यह सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो अपन अब इसको समझेंगे। अगर जैसे न के रूप में ही प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर अपन इसमें लगा सकते हैं, जैसे कंठ हो गया, तो कंठ को लिखने में वहाँ पर भी अपन उसको इस रूप में लिख देते हैं, अनुस्वार के रूप में ऊपर प्रयुक्त कर लेते हैं। परंतु यह पंचमाक्षर प्रयुक्त कैसे होते हैं अब देखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अपन ले लें पंचानन, पंचानन। अब अगर बात करूं मैं तो ये अनुस्वार है, तो ये अनुस्वार प्रयुक्त हुआ है, परंतु यह इस रूप में क्यों हुआ है? अगर इसका जो ओरिजिनल है, रियल रूप देखेंगे तो वह लिखने में आता है पंचानन। ये होता है संस्कृत में जैसे गंगा, ये हो गया हिंदी का रूप है, परंतु इसका ओरिजिनल रूप है वो कैसे लिखेंगे? तो अपन लिखते हैं इसमें इसका जो रूप है गंगा। संस्कृत में ये जो यूज किया जाता है, बच्चे इसको गलत भी पढ़ते हैं, इसको गड़ंगा पढ़ते हैं, परंतु ये गड़ंगा नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया था यह अंग है, ठीक है ना। तो ये गंगा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ ये अपन समझते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, यह जो है ये जो पांचों जो वर्ण हैं इनके प्रथम वर्ग आपको ध्यान होना
चाहिए कि यह किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत आता है। और आपको इसके जो समुदाय के और भी हैं उनका भी पता होना चाहिए कि क ख ग घ और अंग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगर ऐसा है, आपको अच्छे से ध्यान है, याद है, तो आप कभी भी यह पंचमाक्षर का प्रयोग करने में कभी भी त्रुटि नहीं करोगे। जैसे अगर मैंने जैसे सपोज आपको भी बता दूं, मैंने गंगा लिखा था यहाँ पे गंगा, तो गंगा में अंग कैसे आया था, तो यह जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार के बाद का जो वर्ण होता है वह देखेंगे अपन घ को। और अभी मैंने कहा था कि वर्ग पूरा अपने को ध्यान होना चाहिए, तो घ वर्ग किसके अंतर्गत आता है, क वर्ग के अंतर्गत आता है। क वर्ग में घ आता है और इसका जो पंचमाक्षर होता है वो कौन सा होता है, अंग होता है। तो इसलिए इस अनुस्वार का ये तो लिखा अपनों ने ग, अब इसका जो है पंचमाक्षर कौन सा है, अंग है। कंप्लीट। अब क्या करेंगे, यह आधा है, यह आधा है अंग, अब यह पूरा है ग, और यहाँ पर अपन आ की मात्रा लगाएंगे। तो इस प्रकार से यह हो गया गंगा। दूसरा अपन देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए पंचानन लिखा था अभी, पंचानन। अब पंचानन में क्या करेंगे, यानी ये अनुस्वार आ रहा है, इसके पश्चात यानी अगला वर्ण देखेंगे च, और च वर्ग का अंतिम क्या आता है अपने को पता है, च का न्या आता है। तो अपन क्या करेंगे, प को ऐसे लिखेंगे, इसका अंतिम, इसको जो पंचमाक्षर इसको किस रूप में लिखेंगे, यह आधा है। हमेशा ध्यान रखना ये पूरा नहीं होता, ये आधा ही होता है। तो यह हो गया इसका न्या, ये हो गया पांचाली, पंचानन। जो भी ऐसे शब्द हैं यह सभी इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। आपने संस्कृत में देखा होगा पंचमी विभक्ति लिखते हैं, उसमें भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो जिस वर्ग का है उसका पंचमाक्षर अपन यहाँ पर लेते हैं। जैसे और बात कर लें अपन कंठ की बात कर लें, इसमें कंठ, तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें ठ वर्ग का, ठ किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ट ठ यानी ठ वर्ग जो ट वर्ग के अंतर्गत आता है। अब इसका अंतिम न्य होता है, यानी इस प्रकार से होता है, और आधा है तो अपन इसको ही प्रयुक्त करेंगे। तो क को ऐसे लिखेंगे और पंचमाक्षर का प्रयोग करेंगे, ये आधा है और अंतिम जो था वो ठ था, ये हो गया अपना कंठ। ठीक है ना। जैसे अपन लिखते हैं झंडा, लिख देते हैं झंडा, ऊपर बिंदी करके झंडा कर देते हैं, तो उसमें भी कैसे आता है वो ड आता है, तो इसका पंचमाक्षर यह हो जाता है। तो ओरिजिनल रूप होता है झंडा लिखने में सही वही होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए होंगे। जैसे दंत, अब त वर्ग का पंचमाक्षर लेंगे, तो त वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, न। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको, आधा न और त, ये हो गया दंत। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब जो है लास्ट बचा है म। देखो एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पंचानन, चंचल, इसमें जो च आ रहा है इसका पंचमाक्षर कौन सा है, ण्य, यानी आपको बता दिया। चंचल में भी इसका पंचमाक्षर यानी यही वाला आएगा। कंठ आपको मैंने अभी बता दिया, ये कंठ आएगा। इसमें संबंध लास्ट बचा है संबंध। अब जैसे अपन देखते हैं कि इसमें लिखने में संबंध लिख दिया, ठीक है, लिखने में लिख दिया संबंध, परंतु इसमें कौन कौन से पंचमाक्षर प्रयुक्त हुए, और इसको अगर अपन डिटेल से लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन, ठीक है, इसका ओरिजिनल रूप यही है, सही है। तो संबंध दोनों अलग अलग चीजें लिखी हैं और दोनों के लिए सेम अनुस्वार का प्रयोग कर लिया है, यानी दोनों बिंदु के रूप में लिख दिया है। ये लॉजिक समझ में नहीं आया, ठीक है, होता है कभी डाउट, तो ये डाउट इसलिए होता है कि अपने को पता नहीं कि ये क्यों प्रयुक्त हुआ है और ये है क्या चीज़ें, ये पंचमाक्षर है, ठीक है ना। कौन सा अक्षर है, तो पंचमाक्षर है। अब देखेंगे यहाँ पर मैंने अभी जस्ट बताया था, जो अगला वर्ण होता है उसको देखेंगे, फिर उसका वर्ग ढूंढेंगे कि ये कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका पंचमाक्षर कौन सा है। ब की बात करेंगे, यहाँ पे स एज इट इज आएगा और ब
तो ब किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह आता अपना प वर्ग के अंतर्गत आता है, प, फ और ब। अब इसमें क्या देखेंगे अपन कि इसका अंतिम क्या है, इसका जो पंचमाक्षर है वो क्या है? वह म है। तो अपन क्या करेंगे, म यानी यह अंतिम आधा वर्ड है, इसको आधा लिखेंगे। अब ये एज इट इज आएगा, ब ऐसे आ जाएगा। अब फिर बात करेंगे, यह आ रहा है डबल में अनुस्वार, तो ध। अब ध देखेंगे किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ध त वर्ग के अंतर्गत आता है और इसका जो पंचमाक्षर है वह है न। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आधा न लिखेंगे और ध ऐसे ही आ जाएगा। यह हुआ आपका संबंध। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो इस प्रकार से अपन पंचमाक्षर का प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि किसी शब्द में कोई पंचमाक्षर आधा आए और उसके तुरंत बाद उसी वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, जैसे मैंने आपको सारी बात यहाँ पे अच्छे से समझा दी है पहले, इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दिए, समझा दिया, उसके बाद अब परिभाषा बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डिफिकल्टी ना हो। तो कोई वर्ण आए तो वह पंचमाक्षर जो होता है वह अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। उदाहरण के लिए मैंने पंचानन, चंचल, कंठ, संबंध और भी आपको यहाँ पे समझा दिए हैं। तो ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अनुस्वार का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस रूप में करते हैं, चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है और पंचमाक्षर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। आप भविष्य में भी और लिखते समय भी आगे ध्यान रखोगे कि यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वह अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है या पंचमाक्षर है। ठीक है ना। तो हो गया कंप्लीट अपने अनुस्वार, चंद्र बिंदु और पंचमाक्षर। तो आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।